हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून बच्चा, कैसे हो? क्या हाल चाल? आवाज वगैरह आ रही है सबको? परफेक्ट, ठीक ठाक। ऑल क्लियर, सब ठीक है ना? आवाज वगैरह आ रही है? सब कुछ परफेक्ट है? ठीक है सब कुछ? वॉइस इज क्लियर, आवाज भी ठीक आ रही है। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? कल की क्लास में हमने 5th 5 ईयर प्लान तक डिस्कस कर लिया था, है ना? 5वीं पंचवर्षीय योजना हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, यहाँ तक किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चे किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर वरना तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे, ठीक है? सब क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई यहाँ पर। मेरे लैपटॉप पे वाईफाई क्यों नहीं पकड़ रहा है इधर? जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड बच्चा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ एक मिनट। बस एक मिनट रुको, हाँ। मैम बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। मैम यहाँ से क्लियर होगा? बेटा बीए फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स अलग होता है, एसएससी का अलग होता है ना? ओके, डन 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 डन। हो गया कनेक्ट। लगता नहीं है मैं अपने आप से कर पाऊंगी, लेकिन कर लिया मैंने। हाउ मैनी लैपटॉप्स आर यू यूजिंग? बच्चे अब ये है ना, समझो बात को।
पासवर्ड बताना वाईफाई का। ओ, क्या डालते थे तुम? और क्या, फिर से बोलो। हाँ। अच्छा। नहीं, देख रही हूँ। नहीं हुआ। निकालो ढूंढ के, उससे पूछो क्या पासवर्ड था। फोन पे फोन पे नहीं दिखा रहा है ना, जिसका होता है उसको दिखाता है, जो लॉगिन उधर करता है। अच्छा, एक मिनट रुको। रुको रुको। हाँ चलो, हो गया कनेक्ट। ठीक है। ओके चलो, बाय। ओके, सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी ना, सॉरी, वेरी सॉरी। अरे ये मुझे बड़ा टेंशन देता, फिर क्लास में मुझे टेंशन रहती, तुम लोग को पढ़ा भी नहीं पाती ना मैं, इसीलिए। ठीक है, अच्छा बताओ, कल की क्लास पे किसी को कोई डाउट? कल की क्लास पे किसी को कोई डाउट? मैंने कल की क्लास में तुम लोगों को 5th 5 ईयर प्लान तक पढ़ा दिया था। किसी को किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है ना? सब ठीक? हाँ जी बच्चे, चलो एक बार अटेंडेंस लगाओ जल्दी से, कौन कौन हमारे क्लास में आ चुका है, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा सा अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन बच्चा हमारी क्लास में आ चुका है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सारे बच्चे जो जो हैं क्लास में, एक बार सबके सब अटेंडेंस लगा दो। कौन कौन है क्लास में? ओके, परफेक्ट है। चलो, तो हम स्टार्ट करें क्लास को। 5th 5 ईयर प्लान में मैंने आपको लास्ट क्लास में देखो कहाँ तक समझा दिया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैंने बताया था 5th 5 ईयर प्लान में हमारी इकोनॉमी में 21 महीनों की इमरजेंसी लगी थी। फखरुद्दीन अली उस टाइम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई 5th 5 ईयर प्लान में शुरू में पहले 78 से लेकर 83 तक रोलिंग प्लान डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी वापस लौट कर आई, तो उन्होंने 78 टू 79 जो है 5th 5 ईयर प्लान में दोबारा से ऐड कर दिया, तो ये प्लान वापस से 5 साल का बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 1 साल की प्लानिंग हॉलिडे डिक्लेयर करी 79 से 80, और उन्होंने कहा 1980 से हमारा 6th 5 ईयर प्लान यानी छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिख लो आप सारे के सारे बच्चे। 5th 5 ईयर प्लान में एक और इंपॉर्टेंट चीज सारे के सारे स्टूडेंट ऐड ऑन कर लो, और वो ऐड ऑन कर लो कि 1975 में 5th 5 ईयर प्लान में 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लिख लो से। पूछा जाए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इकोनॉमी में कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में स्टार्ट हुआ, तो 5th 5 ईयर प्लान के बीच में स्टार्ट हुआ। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसे लिख लो सारे के सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल की क्लास में मैंने नहीं लिखवाया था। रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान यानी हम कोई भी नया 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे। ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में प्लान्स चल रहे हैं उसे हमको दोबारा से रिव्यू करना है, उसे हमें दोबारा से जांचना है। इसीलिए रोलिंग प्लान डिक्लेयर किया जाता है, यानी रोलिंग प्लान में कोई नया ऑब्जेक्टिव नहीं लिया जाता। ऑलरेडी जो प्लान्स चल रहे हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, उनको दोबारा से जांचा जाता है। ठीक है, डन? डन है बच्चा? चलो आगे बढ़े, हम स्टार्ट करें 6th 5 ईयर प्लान से बच्चे। हाँ जी,
20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या था, ज्यादा डिटेल की तो तुम लोग को जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 20 अंकों का कार्यक्रम में 20 पॉइंट्स लिए गए थे, जिन 20 पॉइंट्स में हमें चेंजेस करके उसे आगे बढ़ाना था, यानी चेंजेस करे गए थे। 20 पॉइंट्स लिए गए थे, 20 पॉइंट्स को हमें इकोनॉमी में देखना था, उन 20 पॉइंट्स में हमें डेवलपमेंट करना था, विकास करना था, या फिर सरकार ने उन 20 पॉइंट्स को फोकस करने के लिए रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए, इसमें से एक पॉइंट था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी वाटर जो है क्लीन होना चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर है, और सैनिटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए, या ये अलग अलग सेक्टर्स जहां पर परेशानियां ज्यादा थी, उन्हें सही करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम को लाया गया था। ठीक है, डन, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, 6th 5 ईयर प्लान, भाई छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड बताओ जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट, छठी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली बच्चे? हाँ जी, छठी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली? तो 6th 5 ईयर प्लान चला 1980 से लेकर 1985, 1979 से लेकर 1980 तक छुट्टी हो गई थी, और 1980 से लेकर 1985 हमारी 6th 5 ईयर प्लान यानी छठी पंचवर्षीय योजना चलना स्टार्ट हुई। अब यहां पर टारगेट यानी उद्देश्य क्या लिया गया था? तो बच्चों यहां पर भी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? यहां पर भी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने अगेन यहां पर टारगेट लिया पॉवर्टी एलिमिनेशन का, यानी गरीबी हटाओ का यहां पर टारगेट लिया गया, पॉवर्टी एलिमिनेशन यानी गरीबी हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे इसके बात करें, तो यहां पर शुरू क्या हुआ? सबसे पहली चीज क्या हुई? 1980 से कुछ याद आ रहा है तुम सबको? चलो बताओ, पढ़ा तो चुकी हूं ना। 1980 से कुछ याद आ रहा है? 1980 में क्या हुआ था? 1980 में अगर तुम याद करो तो मैंने पढ़ाया था, सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ। 1980 में सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन यानी दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का हुआ? 6 बैंक्स का, 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, जिसमें सबसे कम पूंजी आखिरकार कितनी मांगी गई? तो इस बार सबसे कम पूंजी मांगी गई थी 200 करोड़ की। यहां पर एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि यहां पर 1982 में नाबार्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अगेन ये मैं आपको डिटेल में बैंकिंग सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जो कि शिव रमन कमिटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था। 1982, 12 जुलाई 1982 में बनाया गया। 6th 5 ईयर प्लान के बीच में नाबार्ड को बनाया गया था। 1982 में ही एक और बैंक एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसे भी एस्टैब्लिश किया गया 1982 में। डन, समझ में आ गया बच्चे? डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस 5 ईयर प्लान में हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1985 से लेकर 1990। 7th 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड वाज 1985 टू 1990। अब यहां पर टारगेट क्या रहा? यहां पर बहुत सारे टारगेट लिए गए थे भाई। 1980 में आखिरी में आते आते इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, असैसिनेशन हो गया था। 6th 5 ईयर प्लान के लास्ट में आते आते आई थिंक 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, यानी यहां पर इंदिरा गांधी चली गई। और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? राजीव गांधी, क्योंकि संजय गांधी की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। तो संजय गांधी की डेथ पहले ही हो चुकी थी, इंदिरा गांधी की डेथ भी हो गई। दोनों की डेथ 6 5 ईयर प्लान के बीच में ही हो गई थी। देन
उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने यहाँ पर बहुत सारे फोकस्ड एरिया रहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी तकनीकी सुधार करना है, हमें रैपिड फूड गेन प्रोडक्शन करना है यानी ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो भाई यहाँ पर क्या क्या टारगेट था, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज द टारगेट, टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहा राजीव गांधी ने, हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बाद यहाँ पर राजीव गांधी ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें फूड गेन, रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना है। इसी में क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना भी इंट्रोड्यूस करी गई। इस 5 ईयर प्लान के बीच में 1989 में इंपॉर्टेंट योजना है जिसको हम कहते हैं जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान के बीच में ही इंट्रोड्यूस करी गई। अच्छा, 7th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था 1990 में खत्म हुआ, तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद बच्चे हुआ ये 1990 से लेकर 1992 अगेन 2 साल की प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर करी गई, जो कि लास्ट प्लानिंग हॉलीडे थी। अगेन 2 साल की प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर करी गई, जो कि हमारी लास्ट प्लानिंग हॉलीडे थी। यानी पहली प्लानिंग हॉलीडे, ध्यान से सुनो, मैंने कहा फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे ये इंट्रोड्यूस करी गई 1966 से 69, ठीक है। सेकेंड प्लानिंग हॉलीडे कब इंट्रोड्यूस करी गई, 1979 से 80, 1 साल की। और थर्ड प्लानिंग हॉलीडे कब इंट्रोड्यूस करी गई, 1990 टू 1992। ये योजनाओं की छुट्टियां क्यों करी गई भाई, यहां पर एक्चुअली हमारे इंडिया में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। यानी यहां पर हमारे इकोनॉमी में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, और इस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए यहां पर 1991 में एक बहुत ही फेमस पॉलिसी की शुरुआत हुई, जो मैं आप सब स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूं, और दैट वाज LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो LPG पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ वो कहां पर हुआ, LPG पॉलिसी का इंट्रोडक्शन इसी 5 ईयर प्लान के बीच में हुआ, या इसी प्लानिंग हॉलीडे के बीच में हुआ। मकसद क्या था ये प्लानिंग हॉलीडे लेने का, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस थी। तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए हमने यहां पर छुट्टी ली थी। डन, इतना समझ में आया सबको, यस और नो? मैम नाबार्ड नहीं समझे, बच्चे नाबार्ड आप समझ जाओगे अगर आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ चुके हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग बीच बीच में क्लास अटेंड कर रहे हो, शुरू से क्लास अटेंड नहीं करी है। नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार सेम चीजें रिपीट नहीं करूंगी, जो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ओन क्लासेस को देखोगे और समझोगे, ठीक है। डन, ओके तो अब यहां पर हम 1992 तक पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान के बाद हमने इंट्रोड्यूस किया 8th 5 ईयर प्लान, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलो टाइम पीरियड बताओ 8th 5 ईयर प्लान का, कब से लेकर कब तक बचे? हाँ जी, टाइम पीरियड बताइए 8th 5 ईयर प्लान का, कि वो कब से लेकर कब तक चला। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली बच्चे? हाँ जी, टाइम पीरियड तो बोलो। 1990 से 95 टिंकी पांडे कैसे चल सकता है, जब 1990 से लेकर 1992 यहां पर प्लानिंग हॉलीडे हो गई, तो अब स्टार्ट होगा कहां से, 92 से। यही मैं पूछना चाह रही थी, ध्यान नहीं है आपका टिंकी जी। तो 1992 से लेकर 1997 रहा,
हमारा 8th 5 ईयर प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर हमारा टारगेट यानी उद्देश्य क्या रहा, यहाँ पर हमारा टारगेट यानी उद्देश्य रहा एलपीजी पॉलिसी। भाई एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गया था, अब हमें उसे काम करने की जगह तो देनी थी ना। भाई एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस तो हो गया, अब हमें उससे क्या करना है, अब हम उससे काम करने की जगह देना चाह रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया गया और उसके बाद इसका टारगेट यही लिया गया था। ठीक है, अब यहां पर और कुछ खास नहीं है बताने वाला। स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चला 1997 से लेकर 2002, 1997 से लेकर 2002। यहां टारगेट क्या रहा, यहां के टारगेट रहा ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुधार। तो 5th 5 ईयर प्लान का बच्चे टारगेट क्या रहा, ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। देन उसके बाद हमारा आया 10th 5 ईयर प्लान। इन सब में कुछ खास नहीं है इसीलिए इसको ऐसे लिख रही हूं। 2002 से लेकर 2007 रहा एंड टारगेट वाज सेम एज अर्लियर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का भी टारगेट रहा ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, यहाँ का टारगेट रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना रही 2007 से लेकर 2012। यहां टारगेट रहा था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं समावेशी। हिंदी में क्या कहते हैं, समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, यहां टारगेट रहा इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन हिंदी इट इज नोन एज समावेशी और धारणीय विकास। समावेशी और धारणीय विकास का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव यानी सबको जोड़कर भारत का विकास करना। इंक्लूसिव मतलब हर एक सेक्टर, हर एक लोग, हर एक को इंक्लूड करके भारत का विकास करना, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सस्टेनेबल यानी इंडिया के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इतनी बेहतर तरीके से करना कि वो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करके भारत का विकास करना, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। और सबको इंक्लूड करके भारत का विकास करना, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इतना समझ में आ गया सबको, हाँ या ना बच्चे, यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी, बची 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 चली एंड टारगेट वाज सेम, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी अब कोई 13th 5 ईयर प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि अब जितना भी डेवलपमेंट होगा सबका सब किसके अकॉर्डिंग होगा, नीति आयोग के अकॉर्डिंग होगा। कुमार कह रहे हैं प्लीज रिपीट। इंक्लूसिव यानी सारे के सारे सेक्टर्स को, सारे लोगों को इंक्लूड करके विकास करना, यानी हमें अमीरों पर, गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, हर सेक्टर को इंक्लूड करना है डेवलपमेंट के लिए, दैट इज इंक्लूसिव। सस्टेनेबल जो भी लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे कोल हो गया, इज अ लिमिटेड रिसोर्स, इनका इस्तेमाल इतनी अच्छी तरीके से करना कि वो हमारे यूज पे तो रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ही खा पी कर हाथ धोकर बैठ जाएं। भाई हमारे साथ फ्यूचर जनरेशन
के लिए भी वो लिमिटेड रिसोर्सेज बचे, क्योंकि कोल अब दोबारा बनेगा नहीं, जितना बनना था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में बन चुका है, तो अब वो बनेगा नहीं, तो लिमिटेड है हमारे पास। तो उसका यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से करना कि हमारे साथ फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो सके, दैट इज सस्टेनेबल। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, यानी अभी तक हम 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर रहे थे, अब हम नीति आयोग के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और नीति आयोग में 15 साल का विजन लेकर चला जाता है, यहां 5 साल लेकर चला जाता है, नीति आयोग में 15 साल का टाइम पीरियड लेकर चला जाता है। ठीक है, हाँ, नीति आयोग 2015 में आया था, 1 जनवरी 2015। ठीक है, डन बचा। चलो, तो ये था आपके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहां पर लिख लो, इसे पूरा लिख लो, लिखकर कंप्लीट करो, लिख लो बच्चे, लिखकर कंप्लीट करो। प्लानिंग कमीशन आपका फिनिश हो गया। मैं यहां बैठी हूं, एक बार लिख लो सारे के सारे बच्चे, फिर कंप्लीट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। डन बच्चा, लिख लिया? लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। डन है बच्चा, आगे बढ़ू? चलो नेक्स्ट, इसे लिखो। पीडीएफ तो दूंगी मैं, पीडीएफ तो देती हूं, आप लोगों को पीडीएफ तो पहुंच ही रही है कि नहीं? डन है, लिख लिया? मैम, जो क्लास में होता है करवटी है उससे पीडीएफ अलग रहता है क्या? नहीं बेटा, पीडीएफ तो सेम होता है ना, सेम नोट्स को मैं पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देती हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट का पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा, मैंने तो दे दिया है। आई थिंक उनसे अपलोड करने को आप कह दें, एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या फिर जो भी करके आप उनसे कह दो कि पीडीएफ दे दें मुझे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट करें। 5 ईयर प्लान्स हमारा कंप्लीट हो चुका, बहुत ही कम टॉपिक तुम लोग के बचे हैं। इकोनॉमिक्स का तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कुछ टॉपिक सब बचे हैं, बाकी आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। ज्यादातर टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए। अब आज की क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा चुकी है या नहीं पढ़ा चुकी है, पहले बताओ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब पढ़ा चुकी हूँ, आई होप सो, शायद मैं करवा चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट करा चुकी हूँ, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब क्या होता है? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया, पक्का? ओके चलो, तो हम टाइप्स ऑफ मार्केट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहां पर भाई 5 तरीके की मार्केट पढ़ने वाले हैं, 5 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले। एक होगा हमारे लिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा होगा मोनोपोली, यानी एकाधिकार। थर्ड होगा मोनोपोलिस्टिक, यानी एकाधिकारी। चौथा होगा ओलिगोपोली, यानी अल्पाधिकार। और पांचवा होगा हमारे लिए दैट इज, हम उसे कहते हैं, पांचवा कौन सा पढ़ाती हूं मैं अक्सर, 5वें मार्केट के मैं नाम ही भूल गई। पांचवा मार्केट का नाम अरे एकदम से स्लिप हो गया दिमाग में। पांचवा होगा हमारे लिए दैट इज, अरे वन बायर वन सेलर किसका, बायलैटरल मोनोपोली, या बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, डन। ओके, तो स्टार्ट करें हम एक एक टॉपिक को या एक एक मार्केट को डिटेल में पढ़ने पे। सबसे पहला हम मार्केट पढ़ेंगे दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? अच्छा, यहां से बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर आप यहां से ले सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हिंदी में इसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले मौजूद हों, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हो और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी मौजूद हो। यानी आपके मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले भी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं और बहुत सारे खरीदने वाले भी मौजूद हों। अच्छा, सेकंड, ये जो बहुत सारे बेचने वाले हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हो, हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हो, यानी आप इनके प्रोडक्ट के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ना कलर, ना शेप, ना साइज, ना ब्रांड। यानी एक तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद हैं, और दूसरी बात, ये सारे के सारे सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट की मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, यानी बिल्कुल एक तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट के बीच में आप किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है, डन। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड इनका पॉइंट है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम तरीके का प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं, तो याद रखिएगा यहां पर जो सेलर्स हैं वो प्राइस टेकर कहलाते हैं। प्राइस टेकर का मतलब है सेलर्स कभी भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को निर्धारित नहीं कर पाते।
क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले हैं, सबके सब सेम प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट बेचने की वजह से कोई भी बायर जा रहा है तो ये बायर्स को अपने प्राइस नहीं बता पाते हैं। बायर्स जिस रेट में डिमांड करते हैं ये उसी रेट में अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। बायर्स जिस रेट में डिमांड कर रहे हैं ये उसी रेट में अपने प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, ये उसी रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। यानी सेलर्स जो है प्राइस को टेक कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द प्राइस, यानी बायर्स से प्राइस ले रहे हैं, यानी जिस रेट में वो डिमांड कर रहे हैं ये अपने प्रोडक्ट को उसी रेट में बेच दे रहे हैं। इनका चौथा पॉइंट क्या होता है, इनका चौथा पॉइंट ये होता है कि यहां पर सेलर्स के एंट्री और एग्जिट दोनों में फ्रीडम होती है, यानी कोई भी सेलर्स मार्केट में आसानी से आ सकता है और अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो मार्केट को आसानी से छोड़कर भी जा सकता है, यानी इजी एंट्री होगी, इजी एग्जिट होगी। तो 4 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होंगे, यानी बहुत सारे खरीदने वाले भी होंगे और आपके लिए बहुत सारे बेचने वाले भी होंगे। ये जो सेलर्स हैं सब के सब क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके का प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेलर्स, ये जो बेचने वाले हैं, प्राइस टेकर कहलाते हैं, यानी अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को निर्धारित नहीं करते। बायर्स जिस रेट में चाहता है ये उसी रेट में अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। चौथा पॉइंट है यहां पर सेलर्स के यानी बेचने वाले के एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट दोनों में क्या होगी, फ्रीडम होगी, दोनों में क्या होगी, आसानी होगी, दोनों में क्या होगी, फ्रीडम होगी। ठीक है, दोनों में आसानी होगी। थर्ड, अब इसका एग्जाम्पल आप सबको मुझे बताना, ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर आपको ये चारों चीज देखने को मिलती है। चलो एग्जाम्पल दो, ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर ये चारों चीज आपको देखने को मिलती हैं। वालेकुम अस्सलाम, चलो आंसर दो। ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर ये चारों चीज आपको देखने को मिलती है। हाँ जी बच्चे बोलो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की भी सेलिंग है, प्राइस टेकर भी है, एंट्री और एग्जिट दोनों में फ्रीडम भी है। कौन सी ऐसी मार्केट है? होलसेल मार्केट, किसकी होलसेल मार्केट साक्षी, किसकी होलसेल मार्केट? होलसेल मार्केट आप कह रहे हो, बट किसकी होलसेल मार्केट? बच्चे किसकी होलसेल मार्केट? कोई नहीं होता। बिल्कुल सही कहा ज्योति भाई, ऐसे कोई मार्केट हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, ऐसे कौन सी मार्केट होगी जहां पर कस्टमर जिस रेट में डिमांड कर रहा है हम उसी रेट में अपने प्रोडक्ट क्यों बेच दें? ऐसी कौन सी मार्केट होगी, बताना मुझे। ऐसी कौन सी मार्केट होगी जहां पर कस्टमर जिस रेट में डिमांड कर रहा है मैं उसी रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर दूं? भाई ऐसा होने लगे तो दुकानें तो लूट जाएंगी। मान लो मैं बहुत कंजूस हूं, मैं दुकान में गई, मैं कहूंगी नहीं मेरे को ये 2 रुपए में ही चाहिए, क्या वो बेच देगा? नहीं। तो भाई ऐसी कोई मार्केट नहीं होती जो हमेशा प्राइस टेकर हो, जो हमेशा उसी रेट में प्रोडक्ट बेचे जिस रेट में बायर डिमांड कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन, ये एक काल्पनिक स्थिति है। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्चुअली होता ही नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? एक इमेजिनरी कंडीशन यानी काल्पनिक स्थिति। समझ में आया अच्छी तरीके से? डन बचे? ओके। परफेक्ट कंपटीशन के बाद अब हम नेक्स्ट तरीके की मार्केट
दूसरी तरीके की मार्केट की बात करते हैं जो कि जस्ट ऑपोजिट होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, और वो है मोनोपोली। मोनोपोली हिंदी में से हम क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसे कहेंगे एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार। ठीक है, मोनोपोली इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कैसे? मोनोपोली यानी एकाधिकार, मोनो मतलब सिंगल, यानी सबसे पहली चीज ऐसी मार्केट जहां पर एक सेलर हो, यानी सिंगल सेलर हो, और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो, यानी सिर्फ एक ही बेचने वाला हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो। सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर। दूसरी बात, ये जो सिंगल सेलर है, यानी ये जो एक बेचने वाला है बच्चे, ये सिंगल सेलर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग करेगा जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद ना हो। माने कोई एक बेचने वाला है और वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी कोई स्थानापन्न वस्तुएं ना हो, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ना हो। यानी एक तो बायर है, बायर बहुत सारे हैं, सेलर एक है, यानी अगर खरीदने वालों को खरीदना है तो सिर्फ इसी से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सिंगल सेलर के अलावा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी बायर्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद ये जो सिंगल सेलर है मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बेचेगा जिसका जल्दी से कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर सिंगल सेलर होने के कारण एंट्री और एग्जिट दोनों में रेस्ट्रिक्शन है, यानी कोई भी सेलर आसानी से मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, अगर आसानी से एंट्री करने लगे तो सिंगल तो बचेगा नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो ना तो इजी एंट्री होगी ना तो इजी एग्जिट होगी। यानी एंट्री और एग्जिट दोनों में क्या होंगी? दोनों में रेस्ट्रिक्शंस होंगी, दोनों में क्या होंगी? पाबंदियां होंगी। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। एंट्री और एग्जिट जब दोनों में रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंट्री और एग्जिट जब दोनों में पाबंदियां हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह होगा कि यहां पर सेलर्स प्राइस मेकर कहलाएंगे, क्योंकि एक तो सिंगल सेलर है और दूसरा मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है जिसका सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। तो अब जब भाई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है जो कि सिंगल है, तो ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने हिसाब से बनाकर बेच सकते। यानी यहां सेलर की चलेगी, बायर की नहीं चलेगी। तो सेलर्स जो है वो प्राइस मेकर होंगे। तो 4 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। पहला, ऐसी जगह जहां पर वन सेलर, सिंगल सेलर एंड लार्ज बायर, यानी बहुत सारे खरीदने वाले होंगे। दूसरी बात, ये जो सिंगल सेलर है, ये जो एक सेलर है, ये मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बेचेगा जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल, यानी वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु मौजूद ना हो, तभी वो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए ये जो सेलर है, बेचने वाले हैं, हमेशा इन्हीं की चलती है, इसीलिए ये प्राइस मेकर कहलाते हैं, यानी अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बना सकते हैं। चौथी बात, यहां पर क्या होगा? एंट्री और एग्जिट, सेलर के आने और सेलर के जाने, एंट्री और एग्जिट दोनों में क्या होगी? दोनों में रेस्ट्रिक्शंस होंगी, दोनों में क्या होंगी? पाबंदियां होंगी। अब अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो चलो बताओ। एग्जाम्पल जैसे कि IRCTC, रेलवे टिकट्स के लिए IRCTC इज द ओनली प्लेटफॉर्म। तुम कहीं से भी रेलवे टिकट बुक करो, तुम्हें घुमा फिराकर IRCTC की साइट पर ही ले जाया जाता है। तो IRCTC ये है मोनोपोली, सिर्फ सरकार के हाथों में
पावर है कि वो रेलवे टिकट को बेच सके। तो आईआरसीटीसी ये मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, प्राइस मेकर है, एंट्री और एग्जिट दोनों में रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि स्टैंप पेपर, स्टैम्प पेपर जानते हो भाई, सरकार स्टैम्प पेपर देता है भाई, सरकार इज द सिंगल सेलर, बायर बहुत सारे हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्राइस मेकर है। तो स्टैम्प पेपर ये भी हमारे लिए क्या है, मोनोपोली है। आईआरसीटीसी ये भी हमारे लिए क्या है, मोनोपोली है। अब देखो तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर थे, लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर थे। यहां सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यहां पर सेलर्स ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो मैं कह रही थी ये दोनों एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। यहां पर सेलर्स बहुत सारे हैं, मोनोपोली में सेलर सिंगल है। यहां सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे थे, वहां पर मोनोपोली में ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सेलर प्राइस टेकर है, वहां पर मोनोपोली में प्राइस मेकर है। यहां पर एंट्री और एग्जिट दोनों में फ्रीडम है, वहां एंट्री और एग्जिट दोनों में रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी दोनों में पाबंदियां हैं। भाई ये रियल लाइफ में मौजूद नहीं है, वो रियल लाइफ में मौजूद है। ठीक है, डन। तो लिख लो इसे, लिख लो बच्चे। हाँ जी बच्चे, इसे लिखो, दो मार्केट हो गई है, दोनों लिख लो। डन बेटा। डन। डन है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ू। ओके चलो नेक्स्ट, इसे लिखो। डन बच्चे, लिखो इसे।
डन है। चलो, तो आज की क्लास में हम सिर्फ बच्चे यही दोनों टॉपिक या यही दोनों मार्केट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की मार्केट करवाऊंगी और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन शुरू करूंगी। तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको समझ में आया बच्चे? हाँ जी, आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको समझ में आया? बोलो। डन। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बच्चा, बाय एवरीवन।